अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद आपका मेरे यूट्यूब चैनल ड्रामा अपडेट में। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने इससे पहले वाली किस्त में देखा होगा कि अल्तून अब्बा, आदिल खातून और उनके बेटे कैनिश अरसलान को कोनिया के महल ले जा रहे होते हैं और वहीं दूसरी ओर सफ़ेद दाढ़ी वाले लोग आते हैं अर्तुगरुल साहब को पैगाम पहुंचाने कि उनकी जान ख़तरे में है। तो फिर अर्तुगरुल साहब मलकिला आदिले और कैनिश अरसलान को बचाने के लिए निकल जाते हैं और वहीं दूसरी ओर एरिस भी अपने सिपाहियों को लेकर बेल्जी के गवर्नर पर तक पहुंच जाता है। अगर नाज़रीन इससे पहले वाली एपिसोड आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर चेक कर लीजिए। आगे के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिए। तो नाज़रीन, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि हाइमा खानम ने काई और जाबदार कबीले के लोगों को बुलाकर जिरगा बुलाया होता है और उसमें वो कहती हैं कि जो सुल्तान ने ज़मीनें अर्तुगरुल साहब को अता की हैं, हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं, यानी कि हमें सोवत जाना है। अब हम यहाँ से हिजरत की तैयारी करनी चाहिए। तो फिर वहाँ पर मौजूद सरदारान कहते हैं कि अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो यहाँ का क्या होगा, और हमने इतनी मुश्किलों से यहाँ पर अपना घर बसाया है। उसके बाद अगर हम वहाँ जाएंगे तो हमें वहाँ पर और भी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो हाइमा खानम कहती हैं, हमारे साथ अल्लाह है और हमें डर नहीं है कि आगे कितनी मुश्किलें आने वाली हैं, हम उनका डटकर सामना करेंगे। और अर्तुगरुल साहब ने जो फ़ैसला लिया है उसमें कोई ना कोई बेहतरी तो ज़रूर होगी, तो इसलिए हम यहाँ से हिजरत करेंगे। उसके बाद असलहान खातून कहती हैं, हाइमा खानम, अगर आपकी इजाज़त हो कि मैं कुछ बोल सकती हूँ? तो हाइमा खानम कहती हैं, हाँ बेटा, ज़रूर बोलो। उसके बाद असलहान खातून कहती हैं कि हमें लगता है कि हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए, और दूसरी बात कि अब हमारे सर पर सुल्तान का हाथ नहीं है जो कि हम मुश्किलात का सामना कर सकें। तो हाइमा खानम कहती हैं कि हमने पहले भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना बिना सुल्तान के किया है और हम अब भी कर सकते हैं अल्लाह की मदद से। उसके बाद हाइमा खानम कहती हैं, जिन लोगों को बातचीत करनी है इस मसले में, तो अर्तुगरुल साहब जब लौट कर आएंगे तो आप लोग उनसे कर सकते हैं। इसके बाद नाज़रीन, आप देखेंगे कि मलका आदिले और उनका बेटा कैनिश अरसलान वहाँ पर खाना खा रहे होते हैं और इतने में मलका आदिले कहती हैं, बेटा, यहाँ से भागने का अब ये बिल्कुल ठीक मौका है, तुम्हें बिल्कुल भी मौका नहीं गंवाना चाहिए और यहाँ से निकल जाना चाहिए। इतने में अल्तून अब्बा आता है और कहता है कि आपको कुछ खाने को चाहिए तो बताइए। तो मलका आदिले बड़े गुस्से में कहती हैं, नहीं चाहिए कुछ भी, जाओ यहाँ से। उसके बाद अल्तून अब्बा वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मलका आदिले अपने बेटे कैनिश अरसलान से कहती हैं, बेटा, ये आखिरी मौका है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, मेरे बारे में कुछ भी मत सोचना। उसके बाद कैनिश अरसलान कहता है, वालिदा, मैं जा रहा हूँ, अब मेरी गलतियों को माफ़ कर दीजिएगा। उसके बाद उसकी माँ कहती है, हाँ बेटा, मैंने तुम्हारी सारी गलतियों को माफ़ किया, अब यहाँ से बहादुरी से जाओ और फतह हासिल करना। फिर कैनिश अरसलान अपनी माँ के हाथों का बोसा लेता है और मलका आदिले अपने सिपाहियों से इशारा करती हैं कि यहाँ से निकल जाओ। उसके बाद कैनिश अरसलान उठता है और अपने सिपाहियों के साथ भागता है। अल्तून अब्बा के सिपाही देख लेते हैं और वो वहीं पर हमला कर देते हैं। अल्तून अब्बा ज़ोर से चिल्लाता है कि इसको भाग कर नहीं जाने देना, शहज़ादा भाग रहा है, शहज़ादा भाग रहा है। लेकिन बड़ी बहादुरी से अरसलान वहाँ के सिपाहियों को मारकर निकलने की कोशिश करता है और अल्तून अब्बा आकर कहता है, मलका आदिला को पकड़ लो। और उसके बाद वहाँ पर सिपाही मलका आदिला को पकड़कर बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर नाज़रीन, आप देखेंगे कि गुमान सराय में अमीर सातिन से मिलने जाता है और उनके हाथों का बोसा लेता है। कहता है, खुशामदीद, मैंने आज आपको कितने दिनों बाद देखा है। उसके बाद अमीर सातिन कहते हैं कि गुमान, मैं तुम्हें एक काम देकर जा रहा हूँ। आज बेल्जी का गवर्नर को मैंने भेजा है तुम्हारे पास, यानी कि वो काराजैसार किले में आएगा। तुम्हें उससे अमन मुआहदे के बारे में बात करनी है और उसे कहना है कि सोत हम उसे दे देंगे, उसके बदले में उसे हमारी तरफ अमन बनाना पड़ेगा और अर्तुगरुल का सर वो हमारे लिए पेश करेगा। उसके बाद गुमान कहता है, मुझे लगता है कि अर्तुगरुल साहब की रियासत के साथ गद्दारी नहीं है, वो एक ठीक आदमी है और मुझे लगता है वो सुल्तान के साथ भी बहुत ही अच्छे आदमी थे। तो अमीर सातिन कहता है, गुमान, ये क्या सोच रहे हो तुम? उसने हमारे सुल्तान को भी धोखा दिया है और हमारी रियासत को भी। वो चाहता है कि वो खुद को सुल्तान बना ले, लेकिन मेरे होते हुए मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आती? और अगर आज के बाद तुमने ये सोचा कि अर्तुगरुल बिल्कुल ठीक है और हम गलत, तो समझ लेना कि वो दिन तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। अब जो मैं तुमसे कह रहा हूँ वो काम करो। उसके बाद गुमान कहता है, अमीर हज़रत, मैं माफ़ी चाहता हूँ जो कि मैंने ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे जो लगा वो मैंने आपको बताया। उसके बाद अमीर सातिन कहता है, गुमान,
मैं जो तुमसे कह रहा हूँ कि अर्तुल पर कभी भी विश्वास नहीं करना, तो बस मत करना। उसके बाद अमीर सातिन कहता है, मैंने अल्तून अब्बा को मलका आदिला को लेने भेज दिया है। अब वो जब वहाँ से लेकर आएंगे तो डायरेक्ट कोनिया के महल में ही उनकी एंट्री होगी और मैं अब उनको लेने जा रहा हूँ। मुझे वहाँ पर उनका इस्तकबाल करना है और ये पकड़ो, ये मैं तुम्हें मकतूब देकर जा रहा हूँ। ये पूरा अमन मुआहदे का ऊपर कागज़ है, इस पर तुम्हें साइन करने हैं। ये जाकर बेल्ची के गवर्नर को दिखा देना। उसके बाद गुमान वो मकतूब लेता है और वहाँ से इजाज़त लेकर चले जाता है। इसके आगे नाज़रीन आप देखेंगे कि काई कबीले में हाइमा खानम असलिहान से कहती हैं, असलिहान बेटी, तुम्हारा दिल इतना घबरा क्यों रहा है? तुम बार बार ऐसा क्यों कह रही हो कि हमें यहाँ से नहीं हिजरत करनी चाहिए? तो असलिहान खातून कहती हैं, मैं एक समय एक कबीले की सरदार थी और मुझे बेहतर पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हाइमा खानम, मुझे लगता है कि वो जगह बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि अब हमारे ऊपर सुल्तान का हाथ नहीं है जो कि वो हमें बचा सकें। ये सल्तनत अब अमीर सादिन के हाथ में है जो कि हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। तो हलीमा सुल्तान कहती हैं, असलिहान मेरी बहन, तुम बिल्कुल परेशान न हो। हमने बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया है और इंशाअल्लाह ताला हम आगे भी करेंगे। उसके बाद असलिहान खातून कहती हैं, जो मुझे ठीक लगा वो मैंने आप लोगों को बता दिया, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। उसके बाद हाइमा खानम कहती हैं, बेटी, जाबदार कबीले के सरदार तुर्गुस साहब और सरदार आला अर्तुल साहब हैं, उन्होंने जो फ़ैसला किया है वो बिल्कुल ठीक होगा और हमें इस मामले में नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद असलिहान खातून कहती हैं, मैं तो अपने कबीले की बेहतरी के लिए ही बता रही हूँ और मुझे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद असलिहान खातून इंतहाई गुस्से में वहाँ से निकल जाती हैं। इसके आगे नाज़रीन आप देखेंगे कि शहज़ादे कैनिश अरसलान बहुत तेज़ स्पीड में भाग रहे होते हैं अल्तून अब्बा के सिपाहियों के साथ, लेकिन अल्तून अब्बा आ जाता है और कहता है, तुमने हमारी रियासत के साथ गद्दारी की है। तुम क्या चाहते हो कि तुम भाग कर यहाँ से तुम सुल्तान बच जाओगे? लेकिन शहज़ादे, आज मैं तुम्हारा बिना खून निकाले तुम्हें इस दुनिया से विदा करूंगा। तो कैनिश अरसलान कहता है, तुम गद्दार हो, तुमने पहले मेरे बाबा को मार दिया और अब तुम मुझे मार रहे हो। तुम मेरी माँ को भी मार दोगे ऐसे ही, लेकिन अगर मैं मरूंगा तो उसके बाद बहुत सारे बहादुर पैदा होंगे। उसके बाद अल्तून अब्बा कमान लेता है और अरसलान के गले में लगाकर उसको बहुत ज़ोर से दबाता है, जिससे कि शहज़ादे का दम घुटने लगता है। और उसके बाद अल्तून अब्बा कहता है, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? इतने में ही एक तीर आकर अल्तून अब्बा के लगता है और पीछे से आवाज़ आती है, सुलेमान शाह का बेटा अर्तुल, मैं बचाऊंगा उसको। उसके बाद अर्तुल साहब के सिपाही हमला कर देते हैं अल्तून अब्बा के सिपाही और उस पर, और फिर एक बहुत शदीद जंग होती है और जिसमें अल्तून अब्बा के काफ़ी सारे सिपाही मारे जाते हैं। लड़ाई होते वक्त अल्तून अब्बा वहाँ से मौका देखता है और वहाँ से भाग जाता है। अर्तुल साहब देखते हैं तो उनको अल्तून अब्बा कहीं नज़र नहीं आता, लेकिन वो सामने देखते हैं तो शहज़ादा बुरी तरीके से ज़ख्मों में तड़प रहा होता है। और जैसे ही अर्तुल साहब शहज़ादे के पास जाते हैं तो कहते हैं, शहज़ादे आप परेशान ना हो, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, हिम्मत रखिए, अल्लाह हमारे साथ है। फिर अब्दुर्रहमान से कहते हैं, अब्दुर्रहमान तुम शहज़ादे का ख्याल रखो, हम अपने सिपाहियों के साथ अल्तून अब्बा को ढूंढने जाते हैं। उसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि अल्तून अब्बा मलका आदिला के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर मलका आदिले नमाज़ पढ़ रही होती हैं और अपने बेटे के लिए दुआ कर रही होती हैं। इतने में अल्तून अब्बा आता है और कहता है, मैंने तुम्हारे बेटे को मार दिया। ये सुनने के बाद मलका आदिले बड़ी मायूस हो जाती हैं और कहती हैं, मलून गद्दार, तुमने हमारे साथ गद्दारी की है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और उसके बाद मलका आदिले अल्तून अब्बा के लगे हुए तीर को बहुत ज़ोर से दबाती हैं, लेकिन अल्तून अब्बा को गुस्सा आ जाता है और वो खंजर निकाल के मलका आदिला के पेट में घुसा देता है, जिससे कि मलका आदिले वहीं पर गिर जाती हैं। और अल्तून अब्बा के लगे हुए ज़ख्म की वजह से अल्तून अब्बा भी बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखता है। इतने में नाज़रीन आप देखेंगे सामने से अमीर सादिन अपने सिपाहियों के साथ आ रहा होता है और अल्तून अब्बा आकर कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह कि आप बिल्कुल सही वक्त पर आ गए अमीर सादिन। उसके बाद अल्तून अब्बा कहता है, हमने अब अपना रास्ता साफ़ कर लिया है। तो फिर अमीर सादिन कहता है, तुम्हारे लगता है ज़्यादा ही चोट लग गई है, लाओ मैं तुम्हारा ज़ख्म ठीक कर दूँ, तुम्हारा तीर निकाल दूँ। उसके बाद अमीर सादिन अल्तून अब्बा के पास बैठता है और उसके मुंह में एक लकड़ी लगा देता है, जिससे कि उसके दर्द होने में ज़्यादा परेशानी ना हो। उसके बाद वो अपना खंजर निकाल कर तीर को निकालने की कोशिश करता है और फिर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें बचाऊँगा?
میرا کام ہو گیا ہے اور التون ابا اب میں تمہیں بھی مار دوں گا، کیونکہ میں اپنی ریاست میں کسی کی بھی شراکت داری نہیں چاہتا۔ اس کے بعد وہ خنجر نکال کر اس کے پیٹ میں بھونک دیتا ہے، جس سے کہ التون ابا وہیں کے وہیں جہنم واصل ہو جاتا ہے۔ التون ابا کے سپاہی امیر سعادتین کے سپاہیوں پر حملہ کرتے ہیں، لیکن امیر سعادتین کے سپاہی تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں اور وہ ایک ایک کر سبھی التون ابا کے سپاہیوں کو مار دیتے ہیں۔ اس کے بعد التون ابا کو وہاں پر پیڑ پر لٹکا کر امیر سعادتین وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اتنے میں ارطغرل صاحب، سنگردکین صاحب، بمسی اور باقی سارے سپاہی وہاں تک پہنچتے ہیں۔ تو وہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو التون ابا پیڑ پر لٹکا ہوا ہوتا ہے اور اس میں ایک خط لگا ہوا ہوتا ہے، جس میں لکھا ہوتا ہے، میں نے ان کو ریاست کے ساتھ غداری کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، جس سے کہ میں نے ان کو مار دیا ہے، اور نیچے لکھ دیتا ہے امیر سعادتین کوپیک۔ یہ سننے کے بعد ارطغرل صاحب کہتے ہیں، امیر سعادتین تم اس میں بھی ملوث ہو، لیکن تم نے ایسا کیوں کیا جو اپنا ہی نام یہاں پر لکھ کر چلے گئے؟ اس کے بعد ترگت کہتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ امیر سعادتین کی اس میں بھی کوئی نہ کوئی سازش ضرور ہے، تبھی وہ یہاں پر اپنا خط لکھ کر گیا ہے اور اس میں اپنا نام بھی لکھ کر گیا ہے، جس سے کہ اس پر شک نہ ہو کہ اس نے ان کو مارا ہے، بلکہ وہ بھی اس میں ملوث ہے اور اس نے ہی ان سب میں مل کر حملہ کروایا تھا۔ التون ابا کا پہلے ساتھ لیا اور اس کے بعد اس لیے اس کو مار دیا، جس سے کہ وہ سلطان بننے میں اس کے آگے رکاوٹ نہ آئے۔ تو بمسی کہتا ہے، بھائی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کینیچ ارسلان کی حالت بہت ہی خراب ہے، اب ہمیں لگتا ہے ان کے پاس جانا چاہیے۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب اور ان کے سارے سپاہی کینیچ ارسلان کے پاس جاتے ہیں اور پھر ارسلان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں، شہزادے آپ بالکل پریشان نہ ہو، ہم آپ کو بچا لیں گے، آپ بس ہمت رکھیے۔ اس کے بعد ارسلان کہتا ہے، ارطغرل صاحب میرے بابا نے آپ کا بہت ذکر کیا ہے اور آپ ایک بہت اچھے آدمی ہیں جس نے مجھے یہاں تک بچایا، لیکن اب میری زندگی نہیں باقی ہے۔ یہ ریاست کی انگوٹھی میرے بابا نے میری والدہ کو دی تھی اور اس کے بعد میری والدہ نے مجھے دی ہے، یہ انگوٹھی آپ رکھیے اور اس کی حفاظت رکھنا آپ کا کام ہے۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب کہتے ہیں، شہزادے آپ ایسا مت کہیے، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن شہزادے کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اتنے میں ہی ارطغرل صاحب وہ انگوٹھی لے کر اپنے ہاتھ میں بند کر لیتے ہیں اور کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد شہزادے ارسلان اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ارطغرل صاحب بڑے غمگین ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں سے آنسو بھی نکلنے لگتے ہیں۔ باقی سارے سپاہی بھی وہاں پر غم کا ماحول بنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب کہتے ہیں، اے اللہ یہ کیسی ریاست ہے جس میں تو اپنے سلطانوں کی ہی حفاظت نہیں فرما پا رہا ہے؟ پہلے تو سلطان کو ختم کر دیا، اب ان کے بیٹے کینیچ ارسلان کو بھی، اب کیا غداروں کا ہی یہاں پر راج بچا ہے؟ اب کیا ہوگا؟ اس کے بعد ارطغرل صاحب اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ شہزادے کی لاش کو لے کر کونیا کے محل سلطان غیاث الدین کے پاس پہنچا دو اور ان کو میرا یہ خط بھی دینا۔ اس کے بعد سپاہی وہاں سے ان کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر آ کر ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے، چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل نہیں بھولیے۔ اپنا خیال رکھیے، بہت بہت ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔